आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अंता विधानसभा उपचुनाव की जंग बेहद रोचक होती जा रही है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, तो वहीं आज निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नरेश मीणा ने अपना दावा ठोक दिया है। हालांकि बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जल्द बीजेपी अपना प्रत्याशी अंता सीट के लिए घोषित कर देगी। स्थानीय लोग जनरल सीट पर सवर्ण उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं और ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी अपने प्रत्याशी के साथ इस चुनाव में चौंकाने वाले नाम का ऐलान कर सकती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक बीजेपी यहां पूर्व कृषि मंत्री और कद्दावर नेता प्रभुलाल सैनी को अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। इस नाम की चर्चा है। प्रभुलाल सैनी का यहां पर प्रमोद जैन भाया के साथ चुनावी इतिहास रहा है, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को हराया। इसके अलावा पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन का नाम भी चर्चा में है। जानकारों का मानना है कि पार्टी आलाकमान जल्द ही इस सस्पेंस को खत्म कर सकता है, क्योंकि नामांकन की अंतिम तारीख करीब आ रही है। क्या समीकरण है और क्या सस्पेंस है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मेहमानों का एक खास और बड़ा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अंता में चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। नरेश मीणा फंसा सकते हैं पेच। निर्दलीय ही नरेश मीणा की हुंकार। कांग्रेस को भाया प्रमोद जैन। बीजेपी के लिए त्रिकोणीय मुकाबला। अंता उपचुनाव में किसकी होगी वापसी। अंता उपचुनाव में कौन मारेगा बाजी, ये 14 नवंबर को पता चल जाएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि अंता के उपचुनाव में मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है। अंता में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। अंता सीट पर राजनीतिक हलचल पिछले कुछ हफ्तों से ही तेज है। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बीजेपी अभी तक अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। कई दावेदार भी सामने हैं। बीजेपी नेताओं की वसुंधरा राजे के आवास पर बैठक भी हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर समेत अन्य नेता मौजूद थे। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। तो अंता उपचुनाव के रण में प्रमोद जैन भाया कांग्रेस उम्मीदवार बनकर उतरे हैं। आपको बता दें कि प्रमोद जैन भाया हड़ौती के दिग्गज नेता है, जो कि गहलोत सरकार में मंत्री थे। सबसे पहले वो 2008 में जीते थे। इसके बाद 2013 में चुनाव में उन्हें हार मिली थी। वहीं 2018 में एक बार फिर से उन्होंने जीत का परचम लहराया था। 2023 में वो कंवरलाल से हारे थे। प्रमोद जैन भाया की साफ सुथरी छवि रही है और उन्हें हर वर्ग का साथ मिला है। खासतौर पर माली समाज में उनकी पहचान है। आमतौर पर प्रत्याशियों की घोषणा से पहले किसी मुकाबले का अनुमान लगाना मुश्किल होता है, लेकिन अंता में ऐसा नहीं है। नरेश मीणा ने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है और उनकी उपस्थिति ही इस मुकाबले का रोमांच बढ़ाने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि नरेश मीणा यहां से कांग्रेस की टिकट की मांग कर रहे थे। अब नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अंता उपचुनाव में बीजेपी के चेहरे का इंतजार है। भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए। उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा का प्रत्याशी वसुंधरा की पसंद का होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंता सीट झालावाड़ लोकसभा में आती है और झालावाड़ से लोकसभा में 5 बार राजे चुनाव जीत चुकी हैं। इस बार कंवरलाल मीणा राजे की पसंद बताए जा रहे हैं। इस त्रिकोणीय मुकाबले में हर वर्ग, जाति और स्थानीय संगठन की भूमिका अहम हो गई है। अंता की सीट पर अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर सैनी समाज के 43,400 लोग हैं, मीणा समाज के 40,780 हैं, वहीं एससी के 52,804, राजपूत के 20,900, धाकड़ के 22,480, ब्राह्मण के 10,850, गुर्जर के 11,206, जाट समाज के 10,900 लोग, मुस्लिम समाज के 6,400 लोग हैं और अन्य में 9,543 लोग आते हैं। नरेश मीणा ने अब तक 2 चुनाव लड़े हैं। पहला दिसंबर 2023 का विधानसभा चुनाव। छाबड़ा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने लड़ा था, लेकिन वहां तीसरे नंबर पर रहे। दूसरा, पिछले साल देवली विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ तो वहां भी नरेश मीणा टिकट मांग रहे थे। टिकट न देने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में देवली उपचुनाव के मैदान में उतर गए।
खास बात ये रही कि नरेश मीणा जिन 2 चुनाव में उतरे वहां दोनों ही सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नरेश मीणा इस बार भी कांग्रेस की खीर में बजरी डाल सकते हैं। 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में अंता के 2,27,563 मतदाता वोट डालेंगे। नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को जारी होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर है। वहीं नामांकन की जांच 23 अक्टूबर से होगी। 27 अक्टूबर तक नामांकन वापसी की तारीख है। वोटिंग 11 नवंबर को होगी और नतीजों का ऐलान 14 नवंबर को होगा। अंता का ये उपचुनाव केवल एक सीट का मामला नहीं है। ये भाजपा और कांग्रेस दोनों की रणनीति, संगठन की मजबूती और जनता की धारणा पर एक बड़ा दांव है। अगर त्रिकोणीय मुकाबले का असर हुआ तो परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं और आखिरी फैसले की चाबी जनता के हाथ में होगी। जयपुर से शशि मोहन, 12 से ब्रिजेश कुमार पारेता की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और वहीं नरेश मीणा ने आज नामांकन दाखिल करने के बाद क्या कहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। यहाँ की जनता, अंता का सर्व समाज इस बेटे नरेश मीणा को आशीर्वाद देगा, जिसका कई बार पार्टियों से टिकट मांगने के बाद भी टिकट काटा गया, जिस पर कोई बड़े राजनीतिज्ञ का संरक्षण नहीं है। जनता के भरोसे, जनता के विश्वास पर जनता के बीच में जा रहा हूं। 2.5 साल के लिए चुनाव है। मुझे भरोसा है जनता ने यहाँ पर जो स्थापित नेता है उनको बहुत समय दिया है। कई वर्षों तक उनको वोट देकर उनको विजय दिलाई है। 2.5 साल के लिए अंता की जनता इस बेटे पे, नरेश पर भरोसा करके और इसको मौका देगी। तो नरेश मीणा को आपने सुना और कुछ बदला हुआ सा अंदाज पे नरेश मीणा का नजर आ रहा था। अक्सर जो गुस्से में नजर आ रहे थे नरेश मीणा, अक्सर जब सार्वजनिक मंचों पर जाते हैं, वो आज एक अलग और जो है नरम मिजाज में दिखाई दिए। इसका मायना क्या है, इसके मतलब क्या है, जरा वो तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गोविंद पटेल जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अटल जी, बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत में अटल जी आपसे ही कर रहा हूं, क्योंकि नामों की फेहरिस्त के अंदर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा पीछे रह गई है, क्योंकि निर्दलीय नरेश मीणा मैदान में आ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुके हैं, नामांकन भर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी अभी भी मंथन कर रही है। वजह सर, अभी नामों को लेकर के स्थिति साफ नहीं हो पा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा देखो, एक शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया रहती है कैंडिडेट सेलेक्ट करने की। हमारे इंटरनल सर्वे होते हैं, एक्सटर्नल सर्वे होते हैं, फिर हमारी एक कोर कमेटी है सीनियर लीडर्स की। वो सर्वे में जो व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति जो कि जनता के साथ जुड़ाव रखते हैं, उस तरीके से हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है वो चल रहा है। और टाइमिंग पे हम उसको जो कैंडिडेट है वो आपको 1-2 दिन में ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और रही बात, देखिए, जहां तक नरेश मीणा जी की है कि भी उन्होंने वहां से भर दिया है, और प्रमोद भाया जी है, उन्होंने भी वहां से अपना नॉमिनेशन कर लिया है, तो वो ठीक है। उनका अपना एक, जैसे दोनों ही कांग्रेस का अपना एक वजूद है, उसके अंतर्गत वो काम कर रहे हैं। नरेश मीणा जी का अपना एक तरीका है, उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमारा अपना संगठन है, बूथ स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर। अच्छा, अंदर खाने तो अटल जी, ये चर्चा चल रही है कि वसुंधरा जी से बातचीत हो रही है क्या इस बारे में? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट करूं शुभेंदु जी, वो हमारी बहुत सीनियर लीडर है, पहली चीज। दूसरी, पिछले 9 वर्ष अगर आप देखोगे, 9 बार, तो इतने समय से वो हाड़ौती अंचल के हर चीज से वाकिफ है। तो निश्चित रूप से एज ए सीनियर लीडर उनका क्षेत्र है वो, तो उनसे बात की जानी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। मैं एक सवाल और करना चाह रहा हूं, जो बड़ा ऑब्जर्व करने वाला था। अभी जब गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो उस वक्त ये चर्चा चल रही थी कि भाई वसुंधरा राजे सिंधिया क्यों नहीं पहुंची, तो इसको लेकर के बड़ा वो था, और ठीक उपचुनाव से पहले। नहीं, देखिए,
क्योंकि जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी सबकी अपनी अपनी कहीं ना कहीं जो है कि आज मान लीजिए कि पर्टिकुलर व्यक्ति है, उनका अपना एक जगह पर कोई मीटिंग है या और अपनी कोई और इश्यूज है जो हाँ। बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि वसुंधरा राजे जी बहुत सीनियर लीडर अच्छा, है, किसी की कोई उनके नाराजगी तो प्रोग्राम नहीं है ना? फिक्स है। ना ना ना, अगर नाराजगी होती तो आज ही उनका स्टेटमेंट आप देख लीजिए कि भाई अध्यक्ष जी, उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी वो कैंडिडेट का चुनाव करेंगे और सलाह सबकी होगी और हम सब परिवार के रूप में, ये तो उनका आज का ही स्टेटमेंट है। हम्म। अब केवल कयास लगा करके कुछ भी कहना एक अलग बात है, वस्तु स्थिति हम ठीक है। सब एक हैं, कमल के निशान के साथ हैं। अच्छा, मैं इसमें श्याम सर को जोड़ रहा हूं। श्याम सर, जैसा बता रहे हैं अटल जी, वैसा ही दिखाई दे रहा है या पर्दे के पीछे कुछ और भी है? क्योंकि आप लगातार कवर करते रहे हैं, तो क्या चल क्या रहा है ये अब पर्दे के शुभेंद्र पीछे? अब शुभेंद्र जी, जिस प्रकार से अटल जी तो अपनी बचत कर रहे हैं, हाँ। वसुंधरा राजे के लड़के वहां से सांसद हैं, और वो खुद भी सांसद कई 5 बार रह चुके हैं वहां पर। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि किसी तरह से कंवरलाल मीणा के परिवार, जो पत्नी है भगवती, उसको टिकट दे दिया जाए। हम्म। अब उसको टिकट देने के मामले में विवाद का विषय बना हुआ है। हम्म। मुख्यमंत्री जी और मदन राठौड़ जी लंबी वार्ता करके आ चुके हैं। फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड को ही करना है। और जिस तरह का माहौल, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, उससे मुझे लगता है कि अभी निर्णय होना बहुत इजी नहीं लगता। आपने अच्छा, सही एक कहा एक जो कि बड़ी अमित चर्चा शाह चल का रही है कार्यक्रम। वहां लोकल लेवल पर, कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खास करके कि बाहरी बनाम स्थानीय, ये क्या इतना बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी के लिए अभी? क्योंकि एक पहलू ये भी बताया जा रहा है कि इसलिए भी नाम पर अभी तो कोई फैसला नहीं हो पाया है। देखिए शुभेंद्र जी, आपने सही कहा कि वहां पर नाम तो बहुत सारे चर्चा में। लल्ला सुमन का आपने बताया, जिला प्रमुख है, उनका भी नाम है। अंता में पूर्व प्रधान रहे मोरपाल, उनका भी नाम है। पूर्व प्रधान प्रखर कौशल, उसका भी नाम है। परमेश्वर खंडेलवाल, विष्णु गौतम, और देखिए कोटा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं पहले प्रवीण गालव, और एक पूर्व मंत्री के बेटे हैं जयेश गालव। मतलब बहुत सारे नामों की चर्चा तो है। और फिर लोकल, देखिए लोकल की बजाय वसुंधरा राजे का अस्तित्व है वहां पर। हम्म। अब वो देखिए उस परिवार से जुड़ी हुई है। वो पहले तो चाहती थी कि उनकी जो सजा थी वो कम हो जाए, वो कराने में सफल नहीं हुई। तो अब वो चाहती है कि उनकी पत्नी को अगर टिकट दे दिया जाए तो उनका। लेकिन नरेश मीणा ने जिस प्रकार से आज नामांकन दाखिल कर दिया, कांग्रेस ने पहले से ही आपके सामने प्रमोद भाया जैन को, क्योंकि अशोक हम्म। गहलोत के परम मित्र, और अब बिहार चुनाव में क्या कुछ होता है आपको भी पता है, इसलिए प्रमोद भाया जैन उनके हिसाब से आ गए हैं चुनाव मैदान में। हाँ। और देखिए चुनाव मैदान में वो, देखिए 5,861 वोट से कंवर राम मीणा से चुनाव हारे थे। हाँ। और जीते भी पहले भी जीते भी थे। प्रभुलाल सैनी से तो 3,399 वोट से चुनाव हम्म। होते थे। तो ऐसी स्थिति में रघुवीर कौशल पहले हुआ करते थे, जो लगातार अंतर से चुनाव जीतते आए थे। अब क्योंकि ठीक उनको है। तो स्वर्गवास हो गया है। लेकिन आज की स्थिति में राजनीतिक तौर पर मैं कह सकता हूँ कि भाजपा की प्रतिष्ठा बड़ी दांव पे लगी हुई है। अगर वसुंधरा राजे के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया तो फिर क्या कुछ हो सकता है, ये आपको ही मालूम है। पर्दे के पीछे से भाई बहन का अगर कोई रिश्ता हाँ। नहीं, चलेगा तो लेकिन एक चलेगा लिहाज ही। से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए भी बड़ी मुश्किल है। नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन नरेश मीणा के चुनावी ताल ठोकने से और उनका जो पुराना रिकॉर्ड रहा है ना गोविंद जी, ये बताता है कि कांग्रेस की मुश्किलें खड़े होने वाली है। जब जब नरेश मीणा इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, कांग्रेस के लिए जरूर भारी पड़ते हैं। देखिए शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें कांग्रेस के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। इतिहास क्योंकि बताता है चुनाव सर। कोई भी लड़ नहीं, इतिहास बताता है, लेकिन इतिहास बदल देंगे अपनी बात। जो भी इतिहास रहा है वो बदल देंगे, क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। जैसे अभी श्याम जी ने भी बताया, आपने भी बताया, बीजेपी अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है, क्योंकि आपसी अंतर्कलह बीजेपी में चल रहा है। और उसी चक्कर में ये टिकट है वो अभी डिले कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास दूसरा
जो प्रदेश की सरकार 2 साल का समय हो गया है, प्रदेश की सरकार ने कुछ ऐसे काम किए नहीं कि जनता के बीच वो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता ने जो उम्मीद सरकार से की थी उस पे सरकार खरी नहीं उतरी। और प्रदेश की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है। जिस तरह से जंगल राज पूरे प्रदेश में कायम है, आज अपराधियों के हौसले बुलंद है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब जो आम जनता ने देखा है 2 साल में, जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और अंता से कांग्रेस के जो प्रत्याशी है प्रमोद जैन भाया, वो बिल्कुल 100% चुनाव जीतेंगे। मैं इसमें कोई इसमें दो राय मित्तल सर नहीं। को भी जोड़ रहा हूँ। मित्तल सर, एक चीज़ ये कि अब पॉलिटिकल पार्टी तो अपनी पार्टियों का बता ही रहे हैं कि भाई हमने ऐसा, हमारी प्लानिंग है, लेकिन नरेश मीणा के उतरने से ये जो मुकाबला है वो थोड़ा सा मजेदार और रोचक भी हुआ है। लेकिन इसमें डिपेंड ये भी करता है कि नरेश मीणा अपने आप को कैसे पोर्ट्रे करते हैं, भाई कितने समय तक रोकते हैं। आज देखा वो दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आए, लेकिन जो उनका एग्रेसिव छवि है, अगर वो थोड़ा सा भी अगर बाहर आ गई तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। देखिए सुरेंद्र, ये जो कहा जा रहा है कि नरेश मीणा की उम्मीदवारी सिर्फ क्या नाम से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, मेरा ऐसा मानना नहीं है। मुझे लगता है कि नरेश मीणा जो है वो दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे, कांग्रेस को भी पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाएंगे। देखिए पिछले आपने 2 चुनाव का आंकड़ा दिया, ये बात सही है कि नरेश मीणा की उम्मीदवारी से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन नरेश मीणा जब जब ने चुनाव लड़ा है तब तक 40-40, 50-50 हजार उन्होंने वोट एक विधानसभा क्षेत्र में प्राप्त किए हैं। ऐसी स्थिति में हम अंतर की स्थिति को देखें तो अभी आपने जो आंकड़े आप क्या नाम से चैनल पे भी दिखा रहे हैं, उसमें वहां पर मीणा समाज के जो वोट हैं, जिस पर कहा जाता है कि नरेश मीणा का अच्छा प्रभाव है, 40,000 की संख्या है। आप समझिए 2,27,000 वोटों में से यदि 40,000 क्या नाम से मीणा जाति के, उनकी जाति के वोट है, तो मुझे लगता है एक अच्छा आंकड़ा है। साथ ही जो मालिक समाज के वोट है, जैसे आप बता रहे हैं, वहां पे 43,000 की संख्या है, यानी 2 बड़ी जातियां हैं और एससी के जो वोट है वो करीब 50,000 के, मतलब 2 बड़ी जातियां, माली और क्या नाम से मीणा समाज के, ये जो वोट है बहुत ही निर्णायक वोट। लेकिन यहाँ जो हम जनता की बात कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डिले है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को लेकर लगातार खींचतान है, चाहे वो खींचतान वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री और क्या नाम से मदन राठौर जी के बीच हो, लेकिन खींचतान तो है। खींचतान यदि नहीं होती तो अब तक क्या नाम से इसका ये उम्मीदवार घोषित हो जाता। आज जो ताजा खबर आई है उसमें यह है कि जो नंदलाल वहां से हैं, वो उनको क्या नाम से बुलाया गया है जयपुर, और उन्होंने वसुंधरा राजे से भी बात की है। तो अचानक उनको जयपुर बुलाने से लगता है कि शायद क्या नाम से नंदलाल सुमन की जो है वो उम्मीदवारी घोषित हो जाए। और जैसा ही बताया जा रहा है कि वो माली समाज से है, तो स्वाभाविक है कि इससे पहले भी जब वहां पे जनता में जो चुनाव हुआ तो उसमें जो भाजपा के जो उम्मीदवार रहे प्रभुलाल सैनी, वो भी माली समाज से थे। तो मुझे लगता है कि चूंकि क्या नाम से नंदलाल जो है वो जिला प्रमुख भी पहले रहे, भाजपा के अध्यक्ष भी रहे, उनकी संघ की पृष्ठभूमि भी है, तो शायद ऐसा लगता है कि सुबह शाम के अंदर उनके नाम पे मोहर लग जाएगी। अब जहां अभी ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरीके से कह रहे थे कि साहब प्रमोद जैन भाया की छवि बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ क्या नाम से उचित नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पिछली जब कांग्रेस का शासन था और जिस तरीके से क्या नाम से उन पे आरोप लगे कि साहब बजरी का लेके, खनन का लेके, और वो आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाए, वो आरोप कांग्रेस के क्या नाम से दिवंगत हाल ही में हुए कुंदन सिंह जी, उन्होंने लगाए। और उन्होंने यहां तक कहा कि क्या नाम से अशोक गहलोत के अंदर यदि कोई भ्रष्ट मंत्री है तो वो क्या नाम से प्रमोद जैन भाया है। तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी जो उन पे आरोप लगे थे पहले भ्रष्टाचार के, उनको अपना मुद्दा बनाएंगे। एक सुमेंदु बात में और कहना चाहता हूँ कि भजन लाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राजस्थान के अंदर विधानसभा के 7 उपचुनाव हुए हैं। 7 उपचुनाव में से 5 उपचुनाव में क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, मात्र 1 उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है और 1 क्या नाम से बीएपी की जीत हुई है, और 3 उपचुनाव के अंदर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। तो मैं देखता हूँ कि ये जो रिकॉर्ड है, ये बाय इलेक्शन का ये बाय इलेक्शन का रिजल्ट है और ये आंकड़ा है। अच्छा, इसमें मैं अटल जी अब वापस है, अब एक मुद्दा है कि ये जो पूरा चुनाव है ये किस एजेंडे पर लड़ा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी, गोविंद पटेल जी कह रहे हैं कि भाई सरकार ने तो कुछ नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा खराब है, अपराध के ग्राफ बढ़ रहा है, तो वो तो इस मुद्दे पर लड़ने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का मुद्दा क्या होगा। शुभेंदु जी देखिए, एक तो मैं पहले एक बात कोट करना चाहूंगा गोविंद जी की,
बड़े साधारण तरीके से उन्होंने बड़े चलते चलते कह दिया कि ये इतिहास तो हम बदल देंगे। तो ये जैसे संविधान और इतिहास बदल देते हैं और आरोप तो ये जड़ ही देंगे, तो ये इनकी स्टाइल है। अब आते हैं अपन आपके सवाल पर कि भाई ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पे लड़ेगी। देखिए, मुद्दे हमारे, पहला जो मुद्दा है वो ये कि हमारी विचारधारा, हम राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्र प्रथम की भावना। दूसरा हमारा मुद्दा है कि हमने जिस तरीके से हम लोगों के साथ जुड़े और लोगों की जिंदगी को अपग्रेड किया, केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाएं, ये सारे हमारे मुद्दे रहेंगे और इसी पर हम चुनाव लड़ेंगे। हम किसी जाति, पंथ, क्षेत्र इस विषय को नहीं, अब तो ये एक सीट का ये उपचुनाव है, ये बाई इलेक्शन है, तो यहाँ पर अंता के लिए क्या होगा, कुछ विचार करके भाई प्रपोजल रखा जाए कि भाई यहाँ हम अंता के लिए ये करने जा रहे हैं, तो उससे तो जनता अट्रैक्ट होगी। देखिए, बेसिकली अंता के अंदर भी यही जो स्पेसिफिक आप कह रहे हैं कि भी अंता के लिए, अंता की जो समस्याएं हैं, जो अंता का मान लो कि बिजली, पानी, रोड, बेरोजगारी, यही तो समस्याएं होती है। आवास, ये 4-5 चीजें, अगर मूलभूत सुविधाएं मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, हेल्थ मिल जाए, तो लोगों को यही चाहिए होता है और हमारा फोकस इन्हीं पर है। हमारा फोकस ये देखिए, जब पेपर लीक होते थे तो क्या होता था कि अंता के युवा है वो बेरोजगार, वो मतलब अंता से मतलब है कि भाई राजस्थान में अंता भी एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां जो युवा है उनके साथ कुठाराघात होता था। अब 2 साल से एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। वो ये चेष्टा का ही परिणाम है कि पहले हमने उसको रोका, अब जिन्होंने पेपर लीक किया उन पर भी कार्रवाई होगी। तो ये सारी चीजें, स्वास्थ्य को लेकर के जो कमियां हैं उसको निकाली जा रही है कि भी स्वास्थ्य के अंदर ये इश्यूज आ रहे हैं, जगह जगह पर आ रहे हैं, उसको लेकर के, एजुकेशन को लेकर के कोई स्कूल जहां खोलनी है, किस तरीके से कोई प्रणाली है, कोई पद्धति है, उसको, ये सारे समग्र चीजों को लेकर के ही हम जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी गोविंद जी जरा तो काउंटर रिएक्शन, ये विकास का एजेंडा बीजेपी का रहने वाला है और वो कह रहे हैं कि यही डेवलपमेंट के काम हम जो प्रदेश में कर रहे हैं वो अंता में भी होगा। जल्दी से रिएक्शन, बाकी फिर मैं श्याम सर के पास आता हूं। फिर गोविंद जी, देखिए, विकास के नाम पे तो प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया है। पिछले 2 साल से प्रदेश में चल क्या रहा है, सरकार चल रही है, सर्कस किसी को पता नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अभी चिकित्सा विभाग की लापरवाही सामने आई है, अभी ये बात कर रहे थे पेपर लीक की, तो ये शायद भूल जाते हैं कि हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक को लेकर कड़ा कानून बनाया था। ये जिन मुद्दों की बात करते हैं, उन मुद्दों में ये जनता के सामने किस तरह से, किन बातों को लेकर जाएंगे, इन्होंने किया क्या है। ये कह रहे साहब पेपर लीक नहीं हुआ, आपने कोई भर्ती परीक्षा करवाई है क्या जिसमें जो आपने करवाया है? कुछ नहीं। हमने जो किया है वो, हमने जो नौकरियां जो निकाली थी, हमने जो काम अधूरे थे हमारी सरकार में, उसी पाइपलाइन में चल रहे थे, तो कहा जा रहा है कि उस समय की जो भर्तियां थी उसमें गड़बड़ियां अभी तक चल रही हैं और उसी के लिए तो ये सब कुछ। देखिए शुभेंदु जी, अच्छा, हमारी चलिए इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी जाएगी, खैर समय लेकिन इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन अंता सीट को लेकर के ये हमारा छोटा सा विश्लेषण था हमारे खास मेहमानों के साथ, लेकिन अंता की जंग कौन जीतता है इस पर सभी की नजर है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।